अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 10 रोज की सरहदी कशीदगी के बाद फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक। दोहा में 13 घंटे की तवील नशिस्त के बाद फ्री कैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमसाया ममालिक का देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तिफाक है। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अगली मुलाकात हफ्ते को इस्तांबुल में होगी। अफगानिस्तान किसी ऐसे गिरोह की हिमायत नहीं करेगा जो पाकिस्तान पर हमलावर हो। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने जंग बंदी मुआहदे को बामनी करार दे दिया। पाकिस्तान का यकनकाती एजेंडा सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी रोकना है। पाकिस्तानी वफद ने अफगान तालिबान को अपनी रेड लाइन बता दी। क्या मुआहदे पर इसकी रूह के मुताबिक अमल होगा? वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का काबीना साजी से मुतल्लिक मुशावरत में मसरूफ हैं। कहते हैं कि हुकूमत चलाने के लिए नहीं, तब्दीली के लिए आए हैं। तो क्या गंडापुर तब्दीली लाने में नाकाम हो गए थे? और पीपल्स पार्टी ने वादों की तकमील के लिए वफाकी हुकूमत को 1 महीने की डेडलाइन दे दी। क्या हुकूमती इत्तेहाद खतरे में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तकरीबन 10 रोज तक जारी रहने वाली सरहदी कशीदगी के बाद आखिरकार फौरी जंगबंदी करने पर इत्तिफाक कर लिया है। और इस हवाले से कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले दोहा मुज़ाकरात पर फ्री कैन ने मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए हैं। 13 घंटे तक जारी रहने वाले तवील मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और कौमी सलामती के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए, जबकि अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब और इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक पर मुश्तमिल था। पहली ही नशिस्त में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुआहदा करने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर 25 अक्टूबर को तुर्किया के तारीखी शहर इस्तांबुल में होगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की वजारत खारजा ने इतवार की सुबह एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने कतर और तुर्किया की सालसी में जंग बंदी पर इत्तिफाक किया है। कतर वजारत खारजा की जानिब से आज सुबह 3:29 पर एक्स पर शेयर किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने दोहा मुज़ाकरात में फौरी जंग बंदी के अलावा देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मैकेनिज्म के क़याम पर भी इत्तिफाक किया है। फ्री कैन जंग बंदी की पायदारी को यकीनी बनाने और आने वाले दिनों में फॉलोअप मीटिंग्स करने पर भी मुत्तफिक हुए हैं। कतर ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि ये अहम कदम बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करने और खित्ते में पायदार अमन कायम करने के लिए भी होगा। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुबह 3:59 पर एक्स में लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबाइन सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के सरजमीन का एहतराम भी करेंगे और वफूद में 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात भी होगी और मामलात पर तफसीली बातचीत भी होगी। उन्होंने सालसी के किरदार अदा करने पर कतर और तुर्किया की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। पाक अफगान फौरी जंगबंदी के मुआहदे पर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक का जामिया और बामानी जंगबंदी पर इत्तिफाक हो गया है। मुआहदे में यह भी तय पाया है कि कोई भी मुल्क दूसरों के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा और ना ही ऐसे गिरोहों की हिमायत करेगा जो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हमले करते हैं। फ्री कैन एक दूसरे के सिक्योरिटी इदारों, शहरियों और अहम तनसीबात को निशाना बनाने से गुरेज करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुआहदे की शराइत के तहत फ्री कैन ने अमन और बाहमी एहतराम और मजबूत और तामीरी हमसाया ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद भी की है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तिफाक किया है कि तमाम मसाइल और तनाज़ात बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ज़राए का कहना है कि कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद खलीफा की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने अपने खदशात और शिकायत सामने रखी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अपनी रेड लाइन बता दी। पाकिस्तान का एक नकाती एजेंडा सरहद पार दरअंदाजी रोकना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह नाकाबिले कबूल हैं और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी दहशतगर्द हमले का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। कालदम TTP के गुल बहादुर ग्रुप की सरहद पार से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने भी गुज़श्ता साल जुलाई में गुल बहादुर ग्रुप का नाम कालदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था, जबकि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पक्तिया में अहम कमांडर समेत गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद ख्वारजियों को मौत के घाट उतारा था। ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान तालिबान के वफ्द को यह भी बता दिया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों को अफगानिस्तान से भत्ते की कॉल्स आती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी का मुआहदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के काकूल खिताब के चंद घंटों बाद तय पाया। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा था कि अफगान हुकूमत को इनकी प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं और पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. The Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan.
उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जंग बंदी माहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह सही मानों में दुरुस्त कदम है। निगरानी का तरीकाकार भी जरूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ से उठने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 29 फरवरी 2020 को अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले दोहा माहदे का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद मुस्बत रास्ता इस माहदे पर अमल दरामद करना है, जिससे अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इस्तेमाल से रोकेगा। चाइना ने भी और दूसरे ममालिक ने भी ये ट्राई किया कि ये मैसेज जो है अफगानिस्तान को जाए कि अफगानिस्तान जो उन्होंने दोहा में एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था कि उनकी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी के लिए भी, वो अपने उस वादे को पूरा करें दुनिया के साथ। बहरहाल अब एक तीसरे मुल्क के होते हुए ये बातचीत हो रही है और इसमें एक ही बेहतरी की रास्ता है, वो ये कि अफगानिस्तान को वो तमाम फ़राइज़ जो उनका उस दोहा एग्रीमेंट में शामिल है वो उनको उस पर अमल करना होगा, हर सूरत करना होगा। नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने इलाकाई और अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने को अब तैयार है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा इसको भरपूर जवाब मिलेगा। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दका दावा भी मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर अपने बयान में कहा था कि ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। ये सब BCCI के सरबराह जे शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पाक अफगान कशीदगी खत्म करवाने के लिए तैयार थे, इसे बहुत आसान समझते थे, लेकिन उनको यह मौका नहीं मिल सका और इससे पहले ही दोनों मुल्क जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। ताहम सदर ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत के 9 महीनों में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अजरबैजान और इसके अलावा ईरान, इसराइल, मिस्र, इथोपिया और दीगर ममालिक की जंग खत्म करवा चुके हैं, जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और कौमी सियासत पर नजर डालते हैं, जहां वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की काबीना की अभी तक तश्कील नहीं हुई और इस हवाले से सोच विचार और मुशावरत का अमल भी जारी है। जबकि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि वो हुकूमत चलाने के लिए नहीं बल्कि तब्दीली लाने के लिए आए हैं। बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई तो वो पार्टी से काबीना साजी पर मुशावरत करेंगे। उन्हें सिर्फ मुजम्मिल असलम को काबीना में शामिल करने का कहा गया है और वो अपने तमाम मामलों से मुतल्लिक पार्टी के बानी को जवाबदेह हैं। उधर बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतराज़ लगा दिया है कि अदालत पहले ही इस नोयत के मामले पर फैसला दे चुकी है और मुलाकात की इजाज़त के लिए एक तरीक़ेकार भी वज़ह कर चुकी है। मुकर्रर तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर नई दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। दूसरी जानिब पंजाब में कई साल बाद बल्दियाती इंतखाबात करवाने की अचानक बातें शुरू हो गई हैं और इस हवाले से बिल गवर्नर की मंजूरी का मुंतज़िर है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया था कि बल्दियाती एक्ट 2025 इनके दस्तखत और वो इसे समझने के मुंतज़िर हैं। और नज़ीम अफजल चंद ने भी पंजाब के नए बल्दियाती कानून पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक की थी, जबकि यह खदशा भी जाहिर किया था कि PTI के पास चूंकि अभी तक कोई इंतखाबी निशान नहीं है और ना ही इंट्रा पार्टी केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा है, तो ऐसे में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में शायद PTI शरीक ना हो सके। नए कानून के तहत मुंतखब काउंसलर्स का 30 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना लाजिम है। उधर जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अडयाला के कैदी का चोरी शुदा मैंडेट वापस लेना है। पाकिस्तान के मसाइल का हल अडयाला के कैदी को उसका चोरी शुदा मैंडेट वापस देना है। अवाम की वोट का एहतराम और मैंडेट का एहतराम करना है। तो इंशाल्लाह ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और स्क्रिप्टेड पार्लियामेंट नहीं, सॉवरन पार्लियामेंट के लिए जदोजहद जो है वो जारी रहेगी और मैं इस जदोजहद में इनके साथ इंशाल्लाह। दूसरी जानिब नून लीग के लिए उनकी इत्तेहादी जमात की जानिब से दबाव बढ़ रहा है। कल कराची में बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव पर बात की गई और हुकूमत को वादों पर अमल दरामद करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान साहिबा का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का साथ दिया, मराद नहीं मांगी। 1 माह बाद CEC की दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें वफाकी हुकूमत के इकदाम का जायजा लिया जाएगा और हतमी लाहे अमल भी तैयार किया जाएगा। हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मराद नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे
और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सीसी ने यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा हम सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। चेयरमैन ने वहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की। हम चाहते हैं कि ख़ासतौर से जो सैलाब मुतासर इलाके, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट नोटिस ले चेयरमैन बिलावल के मुतालबे पर। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी भी बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लामाबाद मार्च की बातें कर रहे हैं। पीटीआई की मुश्किलात भी कम नहीं हो रही। ऐसे में सियासी मंजरनामा हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन हो सकता है? इसी हवाले से बात करने के लिए मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर ख़जाना KP के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई वक्त देने के लिए। जानना सबसे पहले तो आपसे ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में जो मामला था वो तय भी पाया है। उसमें सबसे पहले तो मुज़ाकरात के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो इस्तांबुल में भी होगा। फिर कतर की जो सालसी थी उस पर भी पाकिस्तान ने उसका शुक्रिया अदा किया है। और इसके दौरान जो फ्रीकैन ने फौरी जंग बंदी के साथ साथ देरपा अमन और इस्तेहकाम की बात भी की है। फर्स्ट टेक सर आपका इन सारे मौज़ूआत पर, चूँकि उस दिन आप उस मीटिंग में भी शामिल थे जो बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें अफरीदी साहब नहीं जा सके थे, फिर आप उनके बिहाफ पे गए थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आज हमारा जो है उनके साथ अभी तो मैं यही कहूँगा कि जुज़वी मुआहिदा जो हुआ है सीज़ फायर पे, ये निहायत ही खुशाइंद है। और ये हमारी पार्टी चेयरमैन की भी पॉलिसी थी। ये उन्होंने, आपको पता होगा कि पिछले एक हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा हमारी जो सीनियर लीडरशिप वकला की मिलती थी तो उनके थ्रू पैगाम भी आया, उनकी सिस्टर्स के थ्रू भी पैगाम आया। फिर आपने अभी जिसका जिक्र किया जिस हाई प्रोफाइल मीटिंग का, तो मैं उसका खुद हिस्सा था। और वहाँ पे बाकायदा जो है वज़ीर आज़म, उनकी वफाकी वज़रा और जो सीनियर जो सिक्योरिटी क़यादत थी उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से यही मौक़िफ़ रखा गया था, क्योंकि मीटिंग थी वो अफ़गान महाजरीन की। तो उसी सिलसिले में जो है ये अफ़गान जो रीसेंट टेंशन थी उस पर बात हुई थी। हमने एक तो यकीन दहानी कराई थी कि देखिए जी, पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा तो जो है ना हम आपके साथ हैं, लेकिन मुज़ाकरात एक हर चीज़ का आखिरी में मुज़ाकरात ही हल है। और इसमें जो है हमारी सीनियर जो जिसे कहते हैं मिलिट्री क़यादत ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान के साथ कोशिश की, जैसे वज़ीर ख़ारजा को भी भेजा, ISI के लोगों को भी भेजा, उन्होंने जो है उनको शिकायतें भी भेजी, डिमार्च भी किया, वो तमाम चीज़ें सूरत हाल बताई। लेकिन उस पे हम यही कहते रहे कि ये जो मुज़ाकरात ही आखिर में जो भी होगा मुज़ाकरात ही होंगे। और उस दिन हमने उनको बल्कि वेलकम भी किया था। वज़ीर आज़म साहब को बोला कि ये जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हम इसको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। और वो अल्लाह का शुक्र है आज कामयाब हो गए। और पेशरफ्त मैं कहूँगा, कामयाबी तो मुआहिदे के बाद उस पर पासदारी पे मुनस्सर होती है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेंगे और इससे काफ़ी हालात में बेहतरी आएगी, ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। राइट। दूसरा मुजम्मिल साहब, क्या रोड मैप है? अफरीदी साहब जो हैं किन खतूत पर बेसिकली सोच रहे हैं? क्या करेंगे? क्या रोड मैप होगा? किस तरीके से फिर वो सारे काम कर पाएंगे जो अली मीन गंडापुर नहीं कर पा रहे थे या उनसे मिस हो गए? आप और ज़्यादा अगर सॉफ्टली कहना तो इस तरह कह लीजिए। आप चूँकि बानी PTI इमरान खान साहब ने आपका नाम भी लिया और आपके बारे में शायद अफरीदी साहब को पैगाम भी आया कि आप काबीना में तो लाजमी शायद किसी न किसी अहम जिम्मेदारी पे होंगे। तो क्या रोड मैप है सर, अगर आपसे हम समझना चाहें कि नए वज़ीर आला क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए जी, मैं आपको पहले बताऊं कि मेरी जो है खान साहब से जो है पिछली जुमेरात, ये जो जुमेरात गुजरी ये नहीं, उससे पिछली जुमेरात में मेरी मुलाकात भी हुई थी। और मैं पहली बात तो ये बता दूं कि वो हमारे जो साबिक वज़ीर आला हैं जी। उनसे कोई ज़ाती तौर पे उनको कोई शिकायत नहीं थी। और वो जो है बड़े मुतमईन थे। और लेकिन जो वो ये कह रहे थे, ये जो इस वक्त सूबे में जो ऑपरेशन हो रहा है उस पे जो है अवाम के अंदर एक बेचैनी है, उस पे हम जो है वो जो है एक जिसे कहते हैं नैरेटिव नहीं बना पा रहे और उसमें अवाम जो है बेसिकली पल्स हुआ है। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी।
वो जो काम जहाँ पे आगे जहाँ तक लेके गए हैं, जैसे मैंने कल भी मिसाल दी थी कि एक क्रिकेट मैच जो है एक ही खिलाड़ी नहीं पूरा जो है स्कोर चेस कर लेता, तो जो है पार्टनरशिप लगती है। तो अली अमीन साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया है और इंशाल्लाह ताला अब उसको जो है विक्ट्री की तरफ जो है सोहेल अफरीदी लेके जाएंगे। लेकिन अब जो है अली अमीन साहब ने भी जो है बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। आप ये कह लें कि उन्होंने जो है 50 तो कर लिया था, 100 के करीब करीब आउट हो गए जाके वो। 99 पे, तो हाँ, 99 के लिए ठीक है जी। 99 पे आउट हो गए। हाँ, और सोहेल अच्छा, आफरीदी का भी जो बड़ा क्लियर कट पैगाम था। देखिए सोहेल आफरीदी साहब वो तो जो उस मीटिंग में इसलिए नहीं गए, उन्होंने ये कहा कि मैंने वजीर आजम से भी बात की थी और मैं अपने काम काज का इब्तिदा अपने खान साहब चेयरमैन से करना चाहूँगा, उनसे एक डायरेक्शन लूँगा। डायरेक्शन तो उनके पास हिदायत जिसे कहते हैं आना शुरू हो गई हैं और बाकायदा उन्होंने अब आज जरगे के भी ऐलान किया है जो इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को नेक्स्ट ठीक है। सैटरडे में अच्छा करेंगे। मुजम्मिल साहब, मुझे आपसे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सर समझनी हैं। सर एक तो मुझे आपसे ये समझना है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से निगोशिएट करके साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्हें बाहर भी वो आई, आज़ादी भी उन्हें मिली और इस बुनियाद पे मिली कि वो ज़ुबानबंदी शायद रखेंगी, कुछ इस तरह के मामला थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर का तो इसमें कोई कसूर नहीं कि वापस फिर उन्हें जेल में जाना पड़ गया, उन्होंने तो अपना मामला कर दिया था। अब फिर उनकी वजारत आला जाती रही इस चक्कर में कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब मुझे ये बताइए कि आप जैसे जितने भी सीजन्ड लोग हैं, यूथ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आला जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो वो जब इस चक्कर में मारे जाएंगे दोबारा से और हम कोई साल बाद दोबारा ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जी एक और वज़ीर आला जो है उसकी कुर्बानी हो गई, इस मुद्दे को मुझे समझाइए ज़रा, मैं इस मुद्दे को समझना चाह रहा हूँ। देखिए मैं 18 महीने पिछली काबीना में रहा और काफ़ी जिसे कहते हैं कि करीब रहा वज़ीर आला के, साबिक़ वज़ीर आला के भी। लेकिन मैं सियासी मामलात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता था, ना अमल दखल। लेकिन फिर भी चूँकि अगर आप एक घर में रह रहे हो तो कहीं अगर एक घर में कोई बातचीत चल रही हो, अगर आप उसमें शरीक नहीं भी होते तो आपके कान तक तो बातें आती है ना, आती, और ठीक, आप सुनते तो जी, मतलब दुरुस्त फरमाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक तासुर दिया गया कि वो एक डील करके लाए और ये खामोशी वाली बात, ये बात मेरे कान से कभी मैंने नहीं सुनी। वो अपने बकायदा उनको जमानत मिली अपने केसेस से ठीक, और फिर एक दूसरा केस जो उन पे बनता भी नहीं था अलकादिर वाला, उस पर उनको सजा सुना दी गई। ठीक, तो ये तो पहला मेरा टेक है। दूसरा, मैं खुद इमरान खान साहब से 3 दफा मिला हूँ, अभी 8 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है। ठीक, खान साहब ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मेरे खाने का मसला है, मैं बहुत ठीक, बोर होता हूँ, या जैसे ही घुस के मैंने 1.25 घंटा भी मीटिंग की उनसे, 1.25 घंटे, और पिछली दफा मेरी आधा घंटा मीटिंग थी। मुल्क, मईशत, इकोनॉमी, अच्छा ये करो, ये बयान दो, ये करना है, इसको बोलो तुम ज्यादा क्यों नहीं बोलते, जो है आवाज उठाए, ये करे। उन्होंने कभी मुंह से भी नहीं बोला कि मेरे जो है रिहाई का बंदोबस्त करो। और मैंने आपको अभी ऑन ओथ बोल सकता हूँ कि सर, उन्होंने ये उस दिन ये बोला कि आपके वजीर आला जो है, साबिक वजीर आला, उनको जो है ये जो अभी रिसेंट ऑपरेशन है उस पे जो अवाम जो है उसको जो है एक पेज पे नहीं लेकर आ सके, उसकी वजह से हटाया। उन्होंने कहीं ये बात नहीं बोली कि मेरी रिहाई नहीं करवा सकेगा तो मैंने जो है उनको फारिग की है। और ये मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद उन्होंने सोहेल आफरीदी से भी नहीं लगाई। सोहेल आफरीदी से तो अभी तो बहुत सारे लोग हैं ना, फिर ये उम्मीद लगाएं तो हमारी सीनियर लीडरशिप से लगाएं जो पंजाब से है, केपी से है। ठीक। तो ये तो कोई बात ना हुई। या जो अच्छा चले मुजम्मिल भाई इसे मैं दोबारा आपकी इजाजत से ना रीफ्रेज करता हूं। यहां रिवाज है 25 करोड़ रुपया बंदा लगाता है, हल्का जीतता है, नॉर्मल रेट ये चलता है इलेक्शन में। लोअर मिडिल क्लास के लोग और अफरीदी साहब जैसे लोगों को जब इमरान खान साहब ऊपर ले आते हैं और वज़ीर आला बिठा देते हैं तो ये भार वो सह नहीं पाते। बहुत बड़ा वजन है ना कि पार्टी के कायद जो हैं वो आपको वजारत आला की कुर्सी पर मसनद पे बिठा दें। वो सारा दिन फिर जैसे उन्होंने फरमा दिया कि मैं तो इश्के इमरान में मारा जाऊंगा। अब इश्के इमरान में मारे जाने की अगर आप तफसीर बयान करना शुरू कर दें तो उसमें फिर बानी की रिहाई सबसे प्रायोरिटी पे चले जाएगी।
वहां के लोगों के राइट्स बहुत पीछे रह जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव सारा दिन अडयाला के बाहर अगर खड़े रहेंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वहां कौन देखेगा, वहां हसास मामला कौन देखेगा, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं वो कौन देखेगा, इन सारे मामला। मैं सिर्फ इसको समझना चाह रहा हूं कि आप फिलोसॉफिकली समझा दें या सियासी तौर पे इसे मुझे समझा दें कि कैसे चलेगा निज़ाम वहां का, ताकि मिडिल क्लास अगर बैठे हैं तो वो परफॉर्म भी करके जाएं, लोग कहें कि देखें मिडिल क्लास मॉडल भी परफॉर्म भी कर सकता है और जमहूरियत में बहुत कुछ ऐड भी कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सुहेल अफरीदी ने तो फिर इलेक्शन लड़ा माशाल्लाह, और इससे पहले भी वो उनको की पोजीशन मिली। सबसे पहले तो एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, ना मैंने इलेक्शन लड़ा, ना मेरे पैसे कहीं लगे, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और दूसरे सूबे से लेकर आया गया। और आपके सामने है कि सूबा जो है डिफॉल्ट था, तनख्वाहों के पैसे नहीं थे। आज सूबे के पास अगर डॉलर में मैं अपने जो है हमारे रिजर्व्स को कन्वर्ट करूं तो $1 अरब से ऊपर हमारे पास पैसे आ गए, और ये अली अमीन साहब की हुकूमत के दौरान हुआ। तो जो खान साहब की जो चॉइस है, जो वो उन्होंने कुछ देख कर जो है ना मुझे भी भेजा था, ठीक है ना, ये हॉट सीट थी जहां मैं बैठा हुआ था। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके ख्वाब में होगा कि ये सीट मिले, और जिसको मिले कोई बात नहीं अगली दफा। इसी तरीके से सुहेल आफरीदी साहब भी जो है टाइम टेस्टेड है। सुहेल आफरीदी साहब मुझे एक दफा अभी बता रहे थे 3-4 दिन पहले ही कि खान साहब ने वजीरिस्तान जाना था जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, और जब वहां वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो वो जो है यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ रहे थे, उनके इम्तिहानात थे, तो उनको मैसेज आया कि खान साहब ने कहा है कि सुहेल आफरीदी जो है मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज होगा उस ट्रिप में। तो सुहेल अफरीदी साहब ने वो जिम्मेदारी निभाई थी, और सुहेल अफरीदी साहब कह रहे थे जहां पे हमें रिपोर्ट थी कि यहाँ पे खुद का हमला होगा, वहीं खान साहब बाहर आ जाते थे। तो कहता मैं इतनी टेंशन में रहता था। तो ऐसा नहीं है कि खान साहब जो है अभी उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं और बाद में परखेंगे कि वो इस जिम्मेदारी के काबिल है कि नहीं है। वो उन्होंने उससे कहीं पहले कई दफा जिम्मेदारियां दे चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो उम्मीदें हैं वो दोनों साइड पे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी है, एक यंग वजीर आला, मेरे से भी 12 साल छोटे वो, ठीक है ना, और वो एक यंग वजीर आला, और दुनिया में ये हो रहा है। आप देखें फिनलैंड की ठीक है, वजीर आखिरी आजम। बात मुजम्मिल भाई, मुझे आखिरी बात ये समझनी है। लास्ट आप बता रहे थे कि थर्सडे आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अडयाला में, तो अपनी रिहाई को लेकर या उन्हें कोई ऑफर है नहीं है, डिस्कशन कहाँ तक पहुँचा, पॉलिटिकल इंटरकोर्स वो करना भी चाहते हैं या उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, या जिन लोगों ने उन्हें ऑफर देना है उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए? एग्जैक्टली स्टेज सर क्या है, क्योंकि आप रिसेंट मिल के भी आए हैं। सर मैंने तो उनको तोशाखाना 2 की उनकी अंदर वो हो रही थी अदालती कार्रवाई, उसमें जाके ज्वाइन किया। उन्होंने जो है मेरे जितना भी वक्त था उन्होंने सिर्फ मईशत पे और जरा सी सूबे पे बात की। उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा पैगाम भी नहीं दिया या कोई ऐसी बात भी नहीं मेरे सामने की कि जिससे वो तासुर आ सके कि वो चाह रहे हो कि जी उनकी रिहाई हो जाए। वो कानूनी तरीके से ही अपनी रिहाई लेंगे, लेकिन उनकी जो आप वो देखें, पाकिस्तान से मोहब्बत देखें। जब इंडिया का मामला आया था, जब इंडिया से जंग छिड़ी थी, तो उन्होंने अंदर से पैगाम दिया था। और अब जो अफगानिस्तान वाला मामला आया, जिस दिन हम मिले उस दिन से ये शुरू हुई थी। उन्होंने बाकायदा यहाँ तक बोल दिया कि अच्छा चलो मैं बात कर लेता हूँ जाके, और मैं जो बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ सेनेटर अफनान उल्लाह साहब मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे, चूंकि मुजम्मिल असलम साहब तो बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट थर्सडे को वो बानी पीटीआई से मिलकर भी आए हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारे साथ सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। अफनान उल्लाह साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हुआ, दोनों जमातों की जानिब से जंग बंदी की पायदारी को यकीनी बनाने और काबिल एतमाद और पायदार तरीके से इसके निफाज की तस्दीक करने के लिए आने वाले दिनों में फॉलो अप मीटिंग्स का भी कहा गया है। एक तो ये बात, दूसरा कतर का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन जो 48 घंटे थे उसमें भी दुश्मनों की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई। बहुत सारे जगहों पे फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको नाकाम भी बनाया। आप क्या समझते हैं कि इस मुआहदे की रोशनी में दोबारा से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, या पहले दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था वही हालात होंगे कि वो ज़मीन सरजमीन हमारे खिलाफ दोबारा से इस्तेमाल होगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक खुशाइंद बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बेहतरी की तरफ मामला चलना शुरू हो गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं।
जो कि टीटीपी की सूरत में या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की सूरत में, या ये और जो आपको पता है बहुत सारी कुछ दर्जनों के करीब, कुछ दर्जन के करीब कुछ मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो 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 जिनके अपने एजेंडे हैं और वो इन ताल्लुकात को स्पॉइल कर सकती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक स्टार्ट है एक सही डायरेक्शन में। ये इतना आसान नहीं होगा कि ये एक एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे इलाकों के ऊपर इनका अपना कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि फैक्शंस हैं, बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, तो वो उन सबको एक प्रोफेशनल तरीके से आप मैनेज नहीं कर सकते ना। ये कोई एक आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ये कोई एक स्टैंडिंग, कोई मतलब कि कोई ग्रुप नहीं है कि एक यूनिटी ऑफ पावर जैसे कहते हैं वो हो। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ज़रूर है, मगर इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और जो स्पॉयल करने की कोशिश करेंगे इसको। हमें जो है वो बातचीत के थ्रू पूरी कोशिश करनी चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कोशिश भी की है कि इन मामलात को रिजॉल्व करें। और ताकि ये देखें, ये ताल्लुकात हमसाया मुल्क के दायरे, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क के इदारों के लिए, हुकूमत के लिए, कि वहाँ से यहाँ पे हमले हों। वहाँ से जो है बाकायदा वीडियोस मौजूद है जिधर ये टीटीपी के लोग उधर के उनके लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ईद की नमाजें पढ़ रहे हैं, या इस तरह के मामलात। ये जो लोग हम पे हमले कर रहे हैं उनको जो है बजाय से पकड़ा जाए, उनको एंटरटेन किया जाता है। फिर जो लाइन है, ड्यूरन लाइन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको कहते हैं जी इमेजिनरी लाइन है। ये तमाम चीज़ें जो है, ये मेरा ख्याल है इट विल टेक टाइम, और इन चीज़ों के ऊपर अगर बेहतर है कि वो समझ जाएं तो इसमें सबके लिए बेहतर है, उनके लिए भी और हमारे लिए। ठीक। अच्छा, दूसरा, वज़ीर आला केपी के मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, डायरेक्शन लेनी है उन्होंने, वहाँ काबीना चुननी है, अहम अमूर पे उन्होंने इनसाइट लेनी है बानी पीटीआई से। गवर्नमेंट जो है वो एक वज़ीर आला का ही एहतराम कोई नहीं, ना उन्हें कोई मिलने दे रहा है, ना वो मिल पा रहे हैं। क्या इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब एक कॉन्विक्टेड जो है वो पर्सन है। उनके ऊपर वो सज़ा याफ्ता हैं, उन पे एक बहुत संजीदा करप्शन का केस है जिसको अदालत में उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है। अब अगर आप प्रिटेंड करना शुरू कर दें कि इस तरह कुछ नहीं हुआ, तो रियलिटी तो वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। और जो जेल मैनुअल है जिसके तहत उनकी मुलाकातें होती हैं, हम उसी के अंदर ही ऑपरेट कर सकते हैं। हुकूमतें उस जेल मैनुअल से बाहर ऑपरेट नहीं करती। ये सही है, कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को रूटीन नहीं बनाया जा सकता। ये जो ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान से हर छोटी छोटी बात जाके पहले अडयाला जेल में डिस्कस करूं और उसके बाद फिर मैं फैसला करूं, ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह ये अडयाला जो है, ये जेल है, ये पीटीआई का कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है कि आप वहाँ पे जब आपका जी चाहे आप वहाँ पे जाएं, आप दरवाज़ा खोलें और सामने आपके लीडर बैठे हों और आप उनसे पूछ लें। तो मेरा ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को संजीदगी से मामलात को लेकर चलना चाहिए। 4 करोड़ लोगों का सूबा है, उनके बेतहाशा मसाइल हैं। अब वहाँ पे जो है वो आप कह रहे हैं कि ना हमारा कोई माशी मसला है, ना स्कूलों का मसला है, ना हेल्थ का मसला है, ना बिजली का मसला है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ना पानी का इशू है, ना सेवरेज का कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे। सिर्फ एक इशू ये है कि इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है। भी फिर अगर ये इस तरह अगर आपने हुकूमतें चलानी है तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी। 13 साल आपने वहाँ पे पहले लगा लिए हैं, इस मुल्क के लोगों का वक्त ज़ाया किया है, उस सूबे का बेड़ा गर्क करके आपने रख दिया है। कोई वहाँ पे काम सीधा नहीं है। अभी भी आप लोगों की जब जो है वो लोग ये कह रहे होते हैं कि ये वाला वजीर आला आएगा तो ये हो जाएगा। भाई 13 साल से भी तो आप ही के वजीर आला वहाँ पे बैठे हैं। पहले जितने वजीर आला आए थे, जब आए थे तो आपने उनको उनकी वाह की थी, और जब वो गए तो उनको आप गालियां दे रहे थे। तो ये तरीका जो है मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ये जो गवर्नेंस वाया ब्लैकमेलिंग है ना, ये कोई तरीका ही ठीक नहीं है। ब्लैकमेलिंग के थ्रू गवर्नेंस नहीं होती। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब जेल में गए थे तो उसके बाद फिर कुछ उनको लेदे हुआ, फिर बैरून मुल्क भी चले गए, फिर वापस भी आ गए, गवर्नमेंट भी मिल गई, बाजवा साहब की एक्सटेंशन में सबने वोट भी दे दिया, वो सारी चीज़ें आपके सामने है सारा कुछ। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी मुजम्मिल असलम साहब से हम बात कर रहे थे, वो लास्ट जो थर्सडे गुजरा है वो इमरान खान साहब को मिल के आए हैं। वो कहते हैं कि वो तो बंदा अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा, वो डिस्कशन ही हमारे साथ कर रहा है कि अफगान अमूर पर ये बात करें जाके, आप इस पॉलिसी को टो करें,
आप अगर इंडिया का मामला है तो उस पर भी उन्होंने हमें गाइड किया प्रॉपर, और इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो ये माइंडसेट जरा डिफरेंट है। इससे आपको कोई खौफ नहीं आ रहा कि एक बंदा अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा, ना वो कहता है मैंने बाहर आना है, और एक बहुत लंबा टाइम, मेरा ख्याल कोई 805 दिन या 6 दिन गुजर चुके, आज 806 दिन है उनको कैद के अंदर। तो इस फिनोमिना को आप डिफरेंटली नहीं देख रहे, या आप समझते कि ये रूटीन मैटर है, वो भी किसी दिन बाहर आ जाएंगे इसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए थे? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब वो जेल गए तो उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा उल्टा गया था गैर कानूनी तौर पे। और उसके पूरी दुनिया ने देखा, और खाली उनको जेल नहीं गए, उनके ऊपर सजा मौत का मुकदमा हो गया और सजा मौत उम्र कैद हो गई उनको, 21 साल नाअहल और उम्र कैद हुई। और उसके बाद हुकूमत वहाँ पे सजा मौत के लिए उनके लिए हाई कोर्ट में चली गई थी और मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। उसके बाद एग्जाइल में जाना कोई बुराई नहीं है। आपको पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एग्जाइल में गए थे और बहुत सारे लीडर इस दुनिया के बड़े बड़े जो है वो एग्जाइल में गए थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बात यह कि उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब 2017 में जब वापस आए इलेक्शन, इस 2018 में वापस आए इलेक्शन से पहले, तो उन्हें मालूम था वो उनको जेल में डाल देंगे, मगर इसके बावजूद वो अपनी बेटी मरीम नवाज शरीफ को साथ लेके जेल आए और वो फिर जेल में गए। और उन्होंने उस वक्त भी कोई 1.5 साल जेल काटी, उससे पहले भी 1.5 साल जेल काटी थी। तो ये कोई मतलब कि मतलब ये ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि बड़ा अनहोनी वाकया है जो इमरान खान साहब जेल चले गए हैं, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। बात यह है कि आपको किसने कहा था कि आप 9 मई करें? आपको किसने कहा था कि क्या आप 9 मई इस मुल्क की जमहूरियत के लिए कर रहे थे? क्या आप जो है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन जो है वो इस मुल्क की जमहूरियत के अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए कर रहे थे, या अपनी बेगम साहबा की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर रहे थे? सवाल तो ये है ना। आप हमारे केस को उनके केस से ना मतलब कि देयर इज नो एनालॉजी बिटवीन मियां नवाज शरीफ एंड इमरान खान। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान साहब जो हैं ये कहते हैं कि जी मुझे, मैं तो वो तो कौम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी ये क्यों कहती है कि जी बस एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को बाहर निकालें? ये मतलब कि आप ये इस मुनाफकत का जो है मुझे आप बता देंगे क्या इलाज है? क्या आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे जेल से बाहर निकालो, उसके लिए पूरे मुल्क में आग लगा दो, बेशक मुल्क टूट जाए, ख़त्म हो जाए, मैं जेल से बाहर आ जाऊँ? और साथ ही आप जो है ये साथ अपना एक बयानिए की कहानी बनाने के लिए कि जी मैं तो बड़ा अजीम हूँ, आप साथ ये भी कहते हैं कि जी मुल्क हम वो तो बात ही नहीं कर रहे। भाई वो बात नहीं कर रहे तो फिर ये सोहेल आफरीदी और ये बाकी सारे जो जाते हैं वो बाकी सारे जो बात करें क्यों कर रहे हैं? तो ये जो है ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक आई वॉश है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बहुत शुक्रिया सेनेटर के लिए। अफनानुल्लाह जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जी, साबिक सफ़ीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर जानना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान का जो दोहा मुआहिदा है, क्या टेक है? फर्स्ट आपका क्या टेक है इस मुद्दे पर? जी देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला हम सबको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, हिस्टोरिकल है। शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से बहुत सारे नशेब व फराज आते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक सबसे ज़्यादा बड़ी सख्ती करनी पड़ी या जंग कह लें आप, इससे पहले कभी तारीख में नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान पर इतनी सख्ती की गई हो सर। तो अब इसके बाद दोहा वाला ये जो हुआ है हमारा सीज फायर का एग्रीमेंट, दोस्तों की वजह से पाकिस्तान तो बड़ी ताकतवर पोजीशन में है। जाहिर है इंडिया जैसे बड़े मुल्क को नाकोचने चपवा दिए तो खैर अफगानिस्तान कन्वेंशनल वार में कन्वेंशनल तरीके से लड़ने में तो कोई मुसाबकत नहीं है, लेकिन गुरिल्ला वारफेयर का सिलसिला या जो दहशतगर्दी है वो 2021 से सिलसिला चला आ रहा है। हम कहते रहे उसके बाद बात इस नहज पर पहुंच गई। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, सीज फायर हुआ है। अब इस सीज फायर के मज़मरात ये हैं कि दोनों मुल्कों ने प्लेज किया है दोस्तों की मदद से, मीडिएशन से, और हम भी अफगान आवाम जो हैं वो उनको तो हम अपना भाई समझते हैं। जो लोग ऐसे ग्रुप हैं जो कि मिल गए हैं इंडिया के साथ, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, कुछ पैसों की वजह से, कुछ किसी और वजह से, असल तो मामला उनकी वजह से ख़राब हो रहा है और जिनके हम खिलाफ हैं और जिनकी वजह से हमें TTP के खिलाफ और बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप
पाकिस्तान में हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि ये बड़ा राइट स्टेप है, सही सिस्टम में हम जा रहे हैं, अच्छा हो गया ये। और साथ अच्छा में डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और भी आपकी प्लीज़, मुझे ये वज़ीर जो दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने डिटेल सामने रखी कुछ एक आध दिन पहले। उन्होंने फरमाया कि वज़ीर ख़ारजा के जो काबुल विज़िट थे वो 4 थे, इसी तरह वज़ीर दिफा और ISI के जो विज़िट थे वो 2 थे, नुमाइंदा खसूसी के 5 विज़िट थे, सेक्रेटरीज़ के लेवल के 5 विज़िट थे, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र 1 विज़िट था, और इसके अलावा JCC एक बनी थी, उसकी 8 मीटिंग्स थी, इसमें बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 थी, एहतजाजी मरासले जो हैं वो 836 थे, डिमार्च दफ्तर खारजा की जानिब से 13 किए गए 2021 से लेकर अब तक, और फिर भी 3844 शोहदा हैं इसमें। अब सवाल सादा है सर कि अब ये मुआहिदा जो है इस पर अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे अमल दरामद करेगा, क्योंकि दोहा में 2021 में भी ये सारे मामला तो हुए थे, डिस्कशन हुई थी 20 में बल्कि, तो इसे आप डिफरेंट कैसे देख रहे हैं अब इस तनाजुर में? जी, इसमें बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो खुद दे हैव बिकम अ स्लेव ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस, अपनी हालात के कैदी बनते जा रहे हैं। इसको समझना हमारे लिए बड़े ज़रूरी है, वरना ये है कि जो नारे उन्होंने लगवाने शुरू कर दिए, मैं नहीं कहता तमाम अफगान अवाम, लेकिन जो इस लड़ाई के बाद नारे लगे हैं वो वही नारे जो पाकिस्तान बनने के बाद भी कई मरतबा लग चुके, वो जो नेशनलिज्म के। तो रिलीजियस ग्रुप एक जो हुकूमत में है वहाँ वो नेशनलिज्म पर चले जाए तो ये बात ख़तरनाक हो जाती है। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमने तो हमेशा, आपने पूरी हिस्ट्री दे दी सियाको सबाक के साथ, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा। मैं इससे एक कदम आगे और जाके चला जाता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि पाकिस्तान सिंसियर रहा है हमेशा अफगानिस्तान के साथ, और उस सिंसियरिटी में कोई रत्ती बराबर का शक नहीं था, लेकिन उस सिंसियरिटी का कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारी दहशतगर्दी के 60% केसेस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अब से 12-13 दिन पहले हमारे सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, हम सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त मेंबर हैं, और हमने वहाँ इनकी पजीराई की तालिबान हुकूमत की कि इनको स्टेबलाइज होना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। अभी की बात है ये, और कई मरतबा कर चुके हैं, तो हम तो इनकी सफारतकारी भी करते रहे हैं। तो उसके बाद ये अगर नतीजा निकला तो सख्ती थोड़ी सी करनी पड़ी, नहीं चाहते थे, भारी दिल के साथ सख्ती करनी पड़ी। अब कहाँ हैं हम खड़े हुए? क्या अब इसकी पासदारी करेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि अपने हालात का अगर कैदी बन जाए कोई माहौल या कोई हुक्मरान या कोई हुक्मरानों का ग्रुप, तो उसको उस नज़र से देख के उनके मसाइल में जिस तरह दोस्त ममालिक शामिल हो गए हैं, हाँ, वो हमें खुलकर बता दें। ये वैसे तो निजी महफिलों में बताते रहे, मुझसे बात की है कि जी ज़ाहिर है हमारे साथ वो लड़ते रहे हैं, हमारे भाई हैं TTP वाले, उन्होंने कई दहाइयाँ हमारे साथ मिलकर लड़ाई की है, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ और वगैरह वगैरह। और अब ये है कि वो उनको अगर हम IS खुरासान से भी लड़ रहे हैं, इनसे भी अगर हम लड़ाई करना शुरू कर दें तो हमारे पास इतनी वो सलाहियत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, TTP जो है उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं, हालांकि सर नहीं, दायरा इख्तियार में है, उनकी सलाहियतों पर ये मैं नहीं, बहुत सारे कमेंटेटर कह रहे हैं। क्या उनकी हुकूमत तमाम सूबों में है? जवाब है नहीं। क्या उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क तमाम सूबों में है कि वो तमाम 20 दहशतगर्द ग्रुप हैं? यह अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने सिक्योरिटी काउंसिल में 3 रिपोर्टें जमा कराई हैं। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, आज ये दोबारा से आपसे मुद्दा दोबारा भी उठाएंगे और इस्तिफादा करेंगे आपका जो इंटेलेक्ट है उससे। सर डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान जी हमारे साथ साबिक सफ़ीर मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।